स्टूडेंट्स, आज हम एमए फाइनल अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक विचारों का इतिहास में सेंट साइमन, जो कि एक समाजवादी विचारक माना जाता था, उनके विचारों का मूल्यांकन करेंगे। सेंट साइमन की जीवन धारा बहुत विचित्र रही। अनेकों बार उन्हें जेल भेजा गया और जेल के जीवन ने सेंट साइमन की जीवन धारा को पूरी तरह से बदल दिया। अब वह आत्मचिंतन करने लगे थे। बार बार जेल का जीवन व्यतीत करने तथा सामाजिक बुराइयों, गरीबी, अभाव तथा अमेरिका की प्रगति आदि ने उन्हें एक नया जीवन प्रदान किया। वह फिर से स्फूर्ति का अनुभव करने लगे थे। उनकी आत्मा ने उन्हें एक नए समाज के निर्माण की प्रेरणा दी। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गरीबों की भलाई में लगा दिया। फ्रांस की क्रांति में उनकी संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो गई थी। 1823 में उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अधिक खराब हो चुकी थी कि उन्होंने एक बार आत्महत्या करने का भी प्रयास किया, परंतु वह इस गलत कृत्य में सफल नहीं हो सके और 1825 में स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त हुए। मुख्य रूप से सेंट साइमन ने औद्योगिक समाज की स्थापना पर जोर दिया और औद्योगिक समाज के अंतर्गत वह औद्योगिक नेता, बैंकर, इंजीनियरों तथा वैज्ञानिकों को उत्पादन का वास्तविक साधन मानते हैं, जबकि अन्य लोगों जैसे नोबल्स, राजनीतिक नेताओं आदि को अनुत्पादक और समाज पर उन्होंने बोझ स्वरूप माना है। उन्होंने उद्योग के महत्व को समझाने के लिए एक बौद्ध कथा भी लिखी, जो कि इस प्रकार है कि मान लीजिए कि फ्रांस एकाएक 50 चिकित्सक, 50 रसायन शास्त्री, 50 प्रथम श्रेणी के शरीर शास्त्री, 50 प्रथम श्रेणी के बैंकर, 200 सर्वोच्च व्यापारी, 600 उच्च कोटि के कृषक और 500 कुशल इंजीनियर को खो देता है, तो चूंकि ये उत्पादन के महत्वपूर्ण अंत हैं, इसलिए वह जिस क्षण इन्हें खो देता है उसी क्षण राष्ट्र एक आत्मा रहित देह में परिणत हो जाता है और वह प्रतिद्वंदी राष्ट्रों के बीच में निर्बल हो जाता है। वह इस अधोगति में तब तक रहेगा जब तक कि उक्त रिक्त स्थान नहीं भर जाते हैं। अब एक अन्य कल्पना भी कीजिए। फ्रांस के सभी बुद्धिमान व्यक्ति कला, विज्ञान, दस्तकारी और उद्योग के क्षेत्रों में जीवित रहते हैं, किंतु दुर्भाग्य से एक ही दिन में सम्राट का भाई व राज परिवार के अन्य सब सदस्य, समस्त बड़े सरकारी कर्मचारी, सभी मंत्रीगण, पुजारी, पादरी, सिपाही, राजनीतिक नेता, सामंत आदि मर जाते हैं। निसंदेह ऐसी विपत्ति से फ्रांस को बहुत दुख होगा, किंतु यह दुख भावनात्मक होगा, उसे भौतिक अथवा आर्थिक असुविधा नहीं होगी। उन्होंने यह जो कल्पना की है वो द ऑर्गेनाइजर के पार्ट फर्स्ट में पेज नंबर 10 से 20 पर लिखी है और इसे जीड एंड रिस्क ने कोट किया है। उन्होंने औद्योगिक समाज के सरकार की कल्पना भी की और उनके अनुसार सरकार के संचालन के लिए 2 सदन होंगे, पहला लेजिस्लेटिव चैम्बर तथा दूसरा चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज। लेजिस्लेटिव चैम्बर्स में 2 प्रकार के प्रतिनिधि होंगे। प्रथम उद्योग, व्यापार एवं विज्ञान के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति, द्वितीय कारीगरों व इंजीनियरों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति। लेजिस्लेटिव चैम्बर के प्रतिनिधि जो प्रस्ताव करेंगे उन्हें अंतिम रूप से चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाएगा। नई सरकार शक्ति या आज्ञा के स्थान पर प्रबंध और निर्देशन का भार ग्रहण करेगी। अतः शासन का वही स्थान होना चाहिए जो किसी औद्योगिक संगठन में संचालकों का
होता है, ये भी जीडन रिस्क ने कोट किया है। अब अगर हम मूल्यांकन करें तो साइमन एक उदार चरित्र के साधु महात्मा प्रकृति के व्यक्ति थे। उन्होंने अपना धन एवं जीवन समाज सुधार के कार्यों में लगा दिया था। वह एक ऐसे समाज की संरचना करना चाहते थे जिसमें गरीब और अमीर की खाई नहीं रही, समाज के निर्धनों का जीवन सुधारा जा सके, यही उनका मुख्य उद्देश्य था। वह शोषण, भेदभाव तथा वर्ग भेद के विरुद्ध थे। साइमन के समुदायवाद संबंधी विचार ने ब्लॉक व अन्य फ्रांसीसी समाजवादियों को बहुत अधिक प्रभावित किया था। यही कारण था कि उन लोगों ने राज्य का संगठन एक कारखाने की भांति करना चाहा था। मार्क्स, एंजल व अन्य अर्थशास्त्री भी इन्हीं विचारों से प्रभावित हुए। प्रौदो ने साइमन का प्रत्यक्ष प्रभाव भी देखा था। साइमन के विचारों से लगता है कि वह एक समाजवादी विचारक थे, क्योंकि वह असमान वितरण, वर्ग संघर्ष, श्रमिकों की दशा में सुधार एवं नवीन औद्योगिक समाज की स्थापना करना चाहते थे। वह श्रमिकों को राजनीतिक अधिकार देने के पक्ष में थे, लेकिन वह समाजवादी नहीं थे। उनके विचार सिस्मोंडी से मिलते हैं। साइमन व्यक्तिगत संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करना चाहते थे। उसके औद्योगिक समाज में साहसियों का महत्वपूर्ण स्थान था। वह योग्य साहसियों को महत्व देते थे ताकि वो उत्पादन को बढ़ा सकें। वह साहसियों के माध्यम से श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक दिलवाना चाहते थे। वह श्रमिकों के लिए रोजगार के उचित अवसर की खोज में लगे रहते थे। साइमन के उद्योगवाद में मुख्य भूमिका श्रमिकों के हाथ में न होकर साहसियों के हाथ में थी। यही कारण है कि हम साइमन को समाजवादी नहीं कह सकते हैं। उनके यह विचार फ्रांसीसी परंपरावादियों के उदारवादी विचारों से मिलते हैं। उदारवादी समझते थे कि पूंजीपतियों के निर्देशन में उत्पादन का संगठन होने से न्यायोचित वितरण हो सकता है। इस प्रकार उसका उद्योगवाद ही समाजवाद था। साइमन ने जिस औद्योगिक समाज और औद्योगिक सरकार की कल्पना की थी वह काल्पनिक है, इसलिए साइमन को हम यूटोपियन या काल्पनिक समाजवादी कह सकते हैं। उन्होंने समाज रचना की बात कही, परंतु उसके बारे में कोई व्यावहारिक योजना प्रस्तुत नहीं की थी। प्रायः यह प्रश्न किया जाता है कि क्या साइमन समाजवादी विचारक थे? इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि समाजवादी विचारक होते हुए भी वह समाजवादी नहीं थे, अतः उसे समाजवादियों की पंक्ति में नहीं खड़ा किया जा सकता। भले ही बाद में अनेक समाजवादी उनके विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। इस संदर्भ में जीडन रिस्ट ने कहा है कि यदि यह समझते हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त करना समाजवाद है, तो हम साइमन को किसी भी दशा में समाजवादी नहीं कह सकते। साइमन को समाजवादी की श्रेणी में नहीं रखने के संबंध में प्रोफेसर न्यूमैन का कहना है कि साइमन के विचार कल्पनावादी हैं, उन्हें हम समाजवादी नहीं कह सकते, क्योंकि उनके लेखों में कहीं पर भी व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त करने की बात नहीं कही गई है। हाँ, इतना उन्होंने अवश्य कहा है कि समाज का संगठन इस प्रकार से होना चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित हो सके। हमें साइमन को समाजवादी होने का भ्रम इसलिए है क्योंकि वह हमेशा निर्धन वर्ग के सुधार की बात करते हैं। वह निर्धन वर्ग को अधिक शक्ति प्रदान करके उनकी दशा को सुधारने की बात तो नहीं करता है, परंतु वह समाजवादी विधियों के द्वारा श्रमिकों को सुधारना चाहता है, श्रमिकों की दशा को सुधारना चाहते हैं। यही भ्रम उन्हें समाजवादी विचारक बना देता है। निम्न बिंदुओं के आधार पर हम उन्हें समाजवादी कह सकते हैं। पहला, औद्योगिक समाज। उनका औद्योगिक समाज श्रमिकों, वैज्ञानिकों, उत्पादक वर्ग के मेल से बना हुआ है। इस समाज में अनुत्पादक वर्ग, सामंत, भूस्वामी व नोबलों का कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार उनका चिंतन कार्ल मार्क्स से मेल खाता है। दूसरा, श्रम को महत्व। श्रम साइमन के विचारों का केंद्र बिंदु था। वह श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए सदैव ही चिंतित दिखाई देते हैं। वर्ग भेद तीसरा बिंदु है। वर्ग भेद, साइमन ने प्रथम बार वर्ग भेद की बात कही थी। वह समाज को दो वर्गों में बांटता है। उनका वर्ग भेद बाद में साम्यवादी विचारधारा के लिए संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया था। उन्होंने समानता को महत्व दिया है।
साइमन समाज से वर्ग भेद मिटाने के लिए समानता का समर्थन करते हैं। उन्होंने सुझाव दिया था कि समाज में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति करने के लिए समान अवसर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है इतिहास का महत्व। साइमन ने अपने अध्ययन में इतिहास को बहुत महत्व दिया था। वह भविष्य के विषय में भूतकाल का अध्ययन करना आवश्यक समझते थे। नेक्स्ट है दलित वर्ग का उत्थान। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग की सहायता के लिए वह हमेशा चिंतित रहते थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी संपत्ति को भी उनके उत्थान में लगा दिया था। उपर्युक्त बातों से हम कह सकते हैं कि साइमन को समाजवादी नहीं कहा जा सकता, फिर भी उनके औद्योगिकवाद से ही धीरे धीरे साम्यवाद का विकास हुआ। उनके औद्योगिकवाद के प्रभाव से एंजल तथा कार्ल मार्क्स भी चिंतित रहे और उससे प्रभावित हुए, तो कुछ अर्थों में उन्हें समाजवादी कहा जा सकता है। धन्यवाद।